तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये असाइनमेंट 3 का सेकंड लेक्चर है। ठीक है। अब इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एजर्सन रीजन है। ये कह रहा है कि इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन टू हाफ्स ऑफ ए थिन सर्कुलर रिंग एज शोन इन फिगर। ठीक है। तो ये फिगर दिया दिया हुआ है। इसमें आप देखिए आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर। ठीक है ना। और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। और इक्वल चार्ज है। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ ऑफ द रिंग इज अलोंग ओ सी। पहला ये बताना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को ओ सी के अलोंग है या नहीं है। ठीक है। तो ये आपका सही बात है बिल्कुल। देखो अगर हम फर्स्ट हाफ रिंग की बात करें जिसमें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। इस तरीके से ये मान लीजिए मैंने 5 पार्टिकल यहाँ पर एज्यूम कर लिए। ठीक है। तो ये जो पहला पार्टिकल है ये दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। जो पहला चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होगा, ऐसे होगा। और जो दूसरा है उसकी वजह से क्या होगा, ऐसे होगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो इनको तो हम काउंट करेंगे नहीं। अब जो तीसरा वाला चार्ज पार्टिकल है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को आएगा, नीचे को ही आएगा। ठीक है ना। अब हमें ध्यान देना है दूसरा और चौथे नंबर वाला किधर को बनाएंगे। देखो दूसरे नंबर वाला पॉइंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इधर को ई, और चौथे नंबर वाला पॉइंट जो है चार्ज वो इधर को बनाएगा ई। अब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, नीचे की तरफ ही आएगा। तो ये जो अपर हाफ है, अपर हाफ में हम ये कह सकते हैं कि जो ये ऊपर वाली हाफ रिंग है ये नीचे की तरफ ओसी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा देगी। अब बात करते हैं लोअर हाफ की। ठीक है ना। लोअर हाफ पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर मान लीजिए दो चार्ज पार्टिकल हैं, ये अपनी तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। मान लो एक और चार्ज पार्टिकल है यहाँ पर दो नंबर पर, है ना। एक और चार्ज पार्टिकल है तीसरे नंबर पर, एक और चार्ज पार्टिकल है चौथे नंबर पर। तो जो तीसरे नंबर का चार्ज पार्टिकल है वो खुद की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ये भी हम जानते हैं। जो दूसरे नंबर का है वो खुद की तरफ बनाएगा। ठीक है ना। और जो चौथे नंबर वाला है वो भी अपनी तरफ बनाएगा। अब ये जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं इनका रिजल्टेंट कहाँ को आएगा, नीचे की तरफ ही आएगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ओ सी की तरफ को ही होगा, नीचे की तरफ। ठीक है। तो एजर्सन वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, एजर्सन इक्वल टू करेक्ट। अब ये बोल रहा है कि इसका रीजन क्या है। रीजन ये है, देखो रीजन हम समझ चुके हैं, इसका रीजन क्या हम लिखेंगे, रीजन है वेक्टर एडिशन। ठीक है ना। वेक्टर की वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर रीजन में क्या लिख रहा है, इट इज बिकॉज द नेट पोटेंशियल एट ओ इज नॉट जीरो। देखो ये बात अपने आप में गलत है। जो ओ पर पोटेंशियल आएगा वो जीरो आएगा। ठीक है ना। क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो जितना पॉजिटिव चार्ज से पोटेंशियल बनेगा उतना ही क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज से पोटेंशियल बनेगा नेगेटिव माइनस में। तो पोटेंशियल यहाँ पर जीरो आएगा। तो रीजन बोल रहा है कि पोटेंशियल नॉट जीरो है, ये बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। मान लीजिए अगर ये बोल देता कि यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है ना, ओ पर पोटेंशियल जीरो है, तो रीजन भी सही हो जाता। लेकिन रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता, तो उस केस में बी ऑप्शन होता। फिलहाल हमारा ऑप्शन सी सही बैठेगा इसमें, कि एजर्शन हमारा जो है सही है और रीजन हमारा क्या है वो गलत है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, ये एक केस स्टडी क्वेश्चन है। इसमें केस स्टडी दे रखा है कि डाइलेक्ट्रिक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रीजन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है। और द मॉलिक्यूल ऑफ डाइलेक्ट्रिक मे बी पोलर और नॉन पोलर। ये बोल रहा है कि जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के बीच में क्या भरते हैं हम, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भरते हैं, ये सब आप जानते हैं। ठीक है ना। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं बेसिकली, ये वैसे तो ये इंसुलेटर होता है, ये बता रहा है कि ये क्या होता है, इंसुलेटर। लेकिन इंसुलेटर भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका क्या, पोलर, और दूसरा इंसुलेटर क्या हो सकते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे ये बोल रहा है, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट चार्जेस अपीयर ऑन द टू सरफेस ऑफ द स्लैब परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात ये बोल रहा है, जैसे आप इस डाइलेक्ट्रिक में देख सकते हैं, यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है। ठीक है ना। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक्सटर्नल। ठीक है। इसको हम क्या लिख देते हैं, ई नॉट लिख देते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जो इसके अंदर मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, जो एटम होते हैं, तो एटम में हम जानते हैं सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और आउटर साइड में कौन है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। मतलब प्लस और नेगेटिव चार्ज है। तो प्लस चार्ज हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो हो जाता है इस तरीके से। और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फ्लो हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलता है, इस साइड डाइलेक्ट्रिक में प्लस प्लस इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक में क्या हो जाता है, माइनस माइनस कंबाइंड हो जाते हैं। ठीक है ना, मोशन की वजह से। इसे कहते हैं पोलराइजेशन।
कि चार्ज का पोलराइज हो गया, अलग अलग हो गया, ठीक है। तो ये तीसरी लाइन में ये बात लिख रहा है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डिटरमाइंड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डेट फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। जो ये बोल रहा है, जो हम डाइलेक्ट्रिक भरते हैं उससे कैपेसिटेंस हमारी अफेक्ट होती है। हम जानते हैं कैपेसिटेंस हमारी के टाइम बढ़ जाती है, ठीक है। ये केस स्टडी में रीड कर रहा हूँ, इसमें डेटा जो बता रहा है, कंसिक्वेंटली द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर इज ऑल्सो अफेक्टेड। तो डाइलेक्ट्रिक के फिल करने से कैपेसिटेंस पे भी अफेक्ट पड़ता है, बढ़ती है, और एनर्जी पे भी फर्क पड़ता है ना, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। लाइक रजिस्टर कैपेसिटर कैन बी अरेंज इन सीरीज और पैरेलल। ये तो हमारा केस स्टडी का पैराग्राफ था। अब ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर हम बताएंगे इसमें से कौन सा होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या HCl। तो हमें पता है हमारा HCl मॉलिक्यूल क्या है, वो पोलर है, बाकी सब हमारे क्या है, नॉन पोलर, ठीक है। पोलर का मतलब ये हो गया कि H इधर रखेंगे, Cl इधर रखेंगे, तो जो Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को पुल कर लेता है। तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में। देखो केस स्टडी में 4 क्वेश्चन होते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डाइलेक्ट्रिक इज करेक्ट। डाइलेक्ट्रिक के बारे में कौन सी बात सही है ये बताना है, ठीक है ना। ये बोला है पोलर डाइलेक्ट्रिक हैज ए नेट डाइपोल मोमेंट इन द अब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच गेट्स मॉडिफाइड ड्यू टू द इंड्यूस्ड डाइपोल्स, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। वो क्या क्या है, सबसे पहले कि अगर किसी जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम की अगर हम बात कर रहे हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है मान लीजिए, है ना। डाइलेक्ट्रिक का मतलब है कोई इंसुलेटर रखा हुआ है और उसमें अगर आपके बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक बने हुए हैं, डाइलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, और ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ऐसे मान लीजिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ऐसे मान लीजिए मैंने 4 यहाँ पर पोलराइज कर दिया एटम, ये मॉलिक्यूल हैं या एटम है, इनमें माइनस प्लस मैंने सेपरेट कर दिया। अब देखो इसका जो नेट डाइपोल होता है वो क्या होता है, माइनस से प्लस की तरफ को होता है, इसमें भी माइनस से प्लस की तरफ को होता है डाइपोल मोमेंट, यहाँ भी डाइपोल मोमेंट किधर को होता है, माइनस से प्लस, और यहाँ भी डाइपोल मोमेंट क्या होता है, माइनस से प्लस। तो अगर हम एक एटम को देखें तो इसका पी तो नॉन जीरो होता है, लेकिन ये जो सारे वेक्टर है ना, कोई डाइपोल इधर को है, कोई डाइपोल मान लो अपोजिट है, ठीक है, कोई डाइपोल ऐसे लगा हुआ है पी, और कोई मॉलिक्यूल क्या है, उसका डाइपोल मोमेंट इधर को है। तो जब हम वेक्टर सम करते हैं इनका, तो वेक्टर सम क्या बताता है कि जो हमारा नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या आता है, जीरो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये बोल रहा है, अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें तो नॉन जीरो होता है, लेकिन जो बहुत सारे जो नेट डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा है, तो नेट डाइपोल मोमेंट हमारा क्या हो जाता है, जीरो, ठीक है। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम में मान लीजिए यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है एक्सटर्नल, ठीक है ना, और ये हमारा क्या है बीच में, ये जो बॉक्स है रेक्टेंगुलर, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, जो आपके नेट डाइपोल हैं, जैसे पी इधर को है और पी इधर को है ना, इन सबको सीधा करता है, रोटेट कराता है ऐसे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीधे डाइपोल में कन्वर्ट हो जाता है। ये डाइपोल भी क्या होगा, सीधे डाइपोल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका रीजन क्या होगा, टॉर्क। तो आपको चैप्टर 1 थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। चैप्टर 1 में ये कहता है कि अगर कोई डाइपोल ऐसे है और आपने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस डाइपोल को ऑटोमेटिकली रोटेट करा देगा, इस तरीके से ऐसे रोटेट करा देगा, सारे डाइपोल सीधे हो जाते हैं। तो इस केस में आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो आपका नॉन जीरो, मतलब कि यहाँ पर नॉन जीरो निकल के आता है, क्योंकि सब ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि सेकंड ऑप्शन में नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, नेट डाइपोल मोमेंट किधर को हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो गया, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट बात बतानी थी, तो बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यहाँ पर हमने देखा ये अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए बहुत सारे मॉलिक्यूल का, जबकि ये बोल रहा है नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो फर्स्ट गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन कैसे गलत हो जाएगा आपका, ये बोल रहा है कि इसमें फ्री चार्ज होते हैं। देखो ये इंसुलेटर होते हैं, डाइपोल बेसिकली, सॉरी डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होते हैं। तो इंसुलेटर में हमें पता है कि कोई फ्री चार्ज कैरियर जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह प्रेजेंट नहीं होते। ये केवल किस में होते हैं बेटा, मेटल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, फ्री चार्ज कैरियर। और चौथा ऑप्शन जो आपका है, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक इज अलोंग द एक्सटर्नल।
तो ये तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट होता है एक्सटर्नल के। डायग्राम में आप दोबारा समझ सकते हैं इसको। जैसे इस डायग्राम में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल गिवन है यहाँ पर, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। तो यहाँ पर जो प्लस और माइनस चार्जेस होते हैं एटम के अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, पॉजिटिव को अपने साथ ले जाएगा और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चला जाता है, नेगेटिव इसके अपोजिट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल के क्या होता है, अपोजिट होता है। जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल के क्या होता है, अपोजिट जनरेट होता है, पोलराइज वाला, ठीक है। तो जो डी ऑप्शन में बोल रहा है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, वो गलत है, ठीक है ना। इज अलोंग बोल दिया इसने, अलोंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गलत बोल दिया है, इसके अपोजिट होना चाहिए। तो इसमें केवल हमारा कौन सा ऑप्शन सही बनता है, वो बी वाला ऑप्शन सही बनता है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को आप दोबारा देख लेना एक बार, थियोरटिकल क्वेश्चन है, तो आप समझेंगे बहुत सारी चीज़ें डाइलेक्ट्रिक के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। अब ये एक थियोरटिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें फर्स्ट मार्क्स है, जैसे 3 पार्ट्स दे रखे हैं, है ना। तो पहला पार्ट जो है 1 मार्क्स का है, दूसरा 2 मार्क्स का है, और तीसरा यहाँ पर देखेंगे तो 2 नंबर का है। तो देखिए पहला तो यह है कि ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब आप देखिए इसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक या इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ होते हैं। पहले तो हमने 2 सर्कल बना लिए, ठीक है ना। अब दूसरा हमें ये ध्यान रखना है, दूसरा सर्कल बनाते समय जो दूसरा सर्कल बनेगा, देखिए कुछ इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है। जैसे एक माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है। तो ये जो सर्कल है, यहाँ जो गैप आप देखेंगे, इन सर्कल के बीच का जो ये गैप है, ये गैप यहाँ पर कम है, ठीक है ना। गैप यहाँ पर क्या है, कम। और यहाँ का गैप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गैप क्या है, वो ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करने होते हैं इक्विपोटेंशियल। उसका रीज़न क्या होता है, देखो आपका पोटेंशियल होता है ई डॉट डी आर, ठीक है ना। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका V अपॉन डी आर होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन डी आर के, ठीक है ना। वोल्टेज कांस्टेंट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज का डिफरेंस कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। जैसे इन 2 पॉइंट के लिए अगर वोल्टेज का डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो यही पॉइंट अगर मैं यहाँ पर और यहाँ पर मान लूँ, तो इन 2 पॉइंट में भी कितना होगा, 10 वोल्ट ही होगा डिफरेंस, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों एक ही सरफेस है। अब यहाँ पर E प्रोपोर्शनल टू डी आर है। तो देखो एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है। तो यहाँ पर सेंटर में अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होता है ज़्यादा, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड हो जाते हैं। और यहाँ साइड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूँ तो यहाँ पर होता है कम। और इस साइड भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करूँ तो होगा कम। आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज़्यादा, इस फॉर्मूले में आइए, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा वहाँ डी आर क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। तो देखो प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़्यादा होता है, तो यहाँ डी आर क्या होना चाहिए, कम, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, आप याद रख सकते हैं। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर लोकेटेड एट R1 एंड R2 पोजीशन इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया हुआ है लाइन से, और यहाँ पर मैं 2 पॉइंट मान लेता हूँ, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, ठीक है। और इनके बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है, उसको मैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पर पोटेंशियल जरूर होता है। तो यहाँ A पॉइंट का पोटेंशियल है V1 मान लीजिए, और B पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए कितना है, वो V2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम किसी क्यूबन चार्ज को लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से, ठीक है। और यहाँ ए पॉइंट पर इसको प्लेस कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो इस क्यूबन चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, क्यूबन जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं वो चार्ज, जिस जगह पर रख रहे हैं वहाँ का पोटेंशियल, और जिस जगह से लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी वहाँ का पोटेंशियल माइनस करते हैं, ठीक है। ये वर्क डन लिखने का तरीका है। ये चैप्टर 2 में सिखाया जाता है, इसको आप थ्योरी में पढ़ना कि वर्क डन कैसे लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, Q2 चार्ज को लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से ही, और उसको ले जाके कहाँ पर रख रहे हैं, फिर से B पॉइंट पर, ठीक है। तो कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा,
तो इसमें जो वर्क डन निकल के आएगा W2, वो क्या आएगा, W2 इक्वल टू जिस Q2 चार्ज को लेके आ रहे हैं वो Q2 चार्ज, जिस जगह पर रख रहे हैं वहां का पोटेंशियल V2, ठीक है ना, माइनस जिस जगह से लेके आ रहे हैं वहां का पोटेंशियल इन्फिनिटी का 0। अब देखो जो V2 है, यहाँ पर V2 क्या चीज़ है, V2 इस B पॉइंट का पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर B पॉइंट का पोटेंशियल मुझे लिखना चाहिए। तो B पॉइंट पर पोटेंशियल कौन बना रहा है, देखो एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए V2 है, प्लस इसी B पॉइंट पर ये पहला वाला चार्ज जो Q1 प्लेस्ड है, अब ये भी इस B पॉइंट पर पोटेंशियल बनाएगा। वो पोटेंशियल क्या होगा, K Q1 अपॉन R, ठीक है। तो अब मेरा जो वर्क डन आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा Q2 इंटू V2 प्लस K Q1 Q2 बाई R, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन 2। तो टोटल वर्क डन मुझे कितना करना पड़ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे टोटल वर्क डन हो जाएगा W1 प्लस W2। तो W1 था मेरा Q1 चार्ज को लाने में, वो था Q1 V1, और W2 था मेरा Q2 चार्ज को लाने में, वो क्या होगा Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 बाई R। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का, ठीक है। इसको आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा कि मैंने कैसे इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि जो डाइपोल मोमेंट है ऑफ ए मॉलिक्यूल इज 10⁻⁻30 कूलम मीटर, और बोल रहा है इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस मच वैल्यू अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि देखो एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही, इसके अलोंग ही हमने क्या रखा हुआ है, एक डाइपोल को रखा हुआ है। छोटा एरो डाइपोल मोमेंट को बता रहा है, ठीक है ना। तो डाइपोल मोमेंट जो है इसका P की वैल्यू 10⁻⁻30 कूलम मीटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो है 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब उसके बाद ये बोल रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ ई सडनली चेंज बाय 60 डिग्री एट द इंस्टेंट। अचानक से बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने अचानक से 60 डिग्री पर कर दिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक तरीके से जो डाइपोल है आपका, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने एंगल पर आ जाएगा। देखो दोबारा से मैं ऐसे बना देता हूँ, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड को अचानक से 60 डिग्री कर दिया चेंज, है ना। इसका मतलब जो डाइपोल है एक तरीके से वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर दो पोजीशन है, सबसे पहले डाइपोल था 0 एंगल पर, उसके बाद वो डाइपोल कितने एंगल पर आ गया, वो आ गया 60 डिग्री के एंगल पर, तो ये θ2। तो डाइपोल को रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, कल के वीडियो में भी मैंने बताया था, जब हम किसी भी डाइपोल को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, है ना। रोटेट किस में करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाते हैं किसी डाइपोल को, मान लीजिए ऐसे घुमाया, तो उसमें हमें वर्क डन करना पड़ता है। वो वर्क डन होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2। अब ये समझ लेते हैं इसमें ये θ1 θ2 का मतलब क्या क्या होता है, ठीक है। देखो P तो आप जानते हो डाइपोल मोमेंट होता है, 10⁻⁻30 गिवन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक बार हम चेक कर लेते हैं, 10⁵ है, ठीक है ना। तो 10⁵ जो ये cos θ1 है ये होता है बेटा इनिशियल एंगल, इनिशियली डाइपोल कैसे रखा हुआ है 0 डिग्री पर, और cos θ2 होता है फाइनल एंगल किसका, डाइपोल का, है ना, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो वो हो गया है 60 डिग्री। ये वर्क डन हमारा एक्सटर्नल होता है हमेशा, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻25 cos 0 की वैल्यू 1, cos 60 की वैल्यू 1/2, सॉल्व करके आ जाएगा 1/2 10⁻⁻25। तो इतने जूल का वर्क डन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 इंटू 10⁻⁻26 आ जाएगा, 0.5 आएगा ये डिवाइड करके, उसको ऐसे लिख सकते हैं फिर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एमसीक्यू है आपके सामने, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होते हैं जिनमें पोटेंशियल इक्वल होता है। बोल रहा है दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये बिल्कुल सही बात है, ये क्रॉस नहीं करते हैं एक दूसरे को। तो ये आप इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी पढ़ना, एनसीईआरटी में दे रखी है डिटेल से, हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये पहली बात जो लिखी है ये बिल्कुल इसकी प्रॉपर्टी है, क्रॉस नहीं करते। द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। ये बात भी हम जानते हैं कि अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसके एक पॉइंट पर वोल्टेज अगर V है, V1 की वैल्यू V है, और दूसरे पॉइंट पर वोल्टेज कितना है, V है, तो जब आप एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो तो कितना वर्क डन करना पड़ता है, 0। उसका कारण होता है कि जो वोल्टेज का डिफरेंस हम लिखते हैं ना, V2 - V1, वो हमारा क्या आ जाता है, 0। दूसरी बात भी बिल्कुल सही है।
तीसरी बात में बोल रहा है कि फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसेंट्रिक स्फीयर। अब यहाँ पर देखो ये मिस्टेक कर रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल लाइन से। ऐसे पैरेलल लाइन होंगी तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस जो हमारे होते हैं, उस इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमारा क्या होता है कि जो आपका यहाँ पर डायग्राम आप देख पा रहे हैं, मैं दोबारा बना देता हूँ। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो हमारे तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये देखो एक रेक्टेंगल है ना, कंसेंट्रिक स्फीयर नहीं है, जो ये यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं ना, कंसेंट्रिक स्फीयर स्फीयर नहीं होते। उसका कारण ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के साथ कैसा डिग्री बनाना चाहिए, 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर स्फीयर बना देता, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है अभी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अगर मैं कंसेंट्रिक स्फीयर, जैसे ये बोल रहा है कि इस टाइप से आप स्फीयर बना दो इसमें बहुत सारे, तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना 90 डिग्री हर पॉइंट पर नहीं है। जैसे यहाँ पर तो है, लेकिन यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ये बात गलत है, एंगल 90 डिग्री होना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ। दे कैन बी इमेजनरी, ये बात बोल रहा है कि इज नॉट द प्रॉपर्टी बोल रहा है ना, तो नॉट द प्रॉपर्टी में क्या है, इमेजनरी है। तो यहाँ पर सी वाली बात गलत हो जाएगी, इसकी नॉट हमें बताना है कौन सी नहीं है प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द पॉइंट ए बी रेस्पेक्टिवली। देखो इसमें डायग्राम गिवन है तो हम लिख देते हैं, चार्जेस प्लस क्यू कहाँ पर प्लेस्ड है, यहाँ पर प्लस क्यू प्लेस्ड है आपका ए पर, ठीक है ना। और माइनस क्यू कहाँ पर रखा हुआ है, वो बोल रहा है माइनस क्यू रखा हुआ है बी पर, ठीक है। और एट ए डिस्टेंस 2l अपार्ट, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2l है। जो प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का गैप कितना है, वो 2l है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। C जो है मिड पॉइंट है A और B का, इसका मतलब ये गैप L है, ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ भी L है, ठीक है ना। इतना इसने बता दिया। अब देखो ये तीसरी डिस्टेंस आपको खुद समझना पड़ेगा, ये भी L होगी क्योंकि ये सर्कल है तो इसकी दोनों रेडियस बराबर होंगी, ठीक है। व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू अलोंग द सेमी सर्कल CRD, ठीक है। सेमी सर्कल है CRD, इसके अलोंग क्या करना है, हमें एक चार्ज को ले जाना है, ठीक है ना। तो देखो जब हम सी पॉइंट से इसको लेके जा रहे हैं, और कहाँ तक लेके आ रहे हैं, डी पॉइंट तक, है ना। सी टू डी लेके जा रहे हैं, किसको, प्लस क्यू चार्ज को सी टू डी लेके जा रहे हैं। तो जो वर्क डन का फॉर्मूला है, जब भी हम किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो वर्क डन होता है चार्ज जिसको हम ले जा रहे हैं वो चार्ज इनटू जिस जगह पर चार्ज को ले जा रहे हैं, जैसे इस क्यू चार्ज को कहाँ ले जा रहे हैं, डी पर, तो जिस जगह ले जा रहे हैं वहां का पोटेंशियल माइनस जिस जगह से लेके आए सी वहां का पोटेंशियल, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर बताइए कि C और D के पोटेंशियल मुझे चाहिए। देखो C का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर देखो C के लिए एक तो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये C पर कितना पोटेंशियल बनाएगा, के क्यू अपॉन एल। और इसी C पर ये वाला चार्ज माइनस क्यू कितना पोटेंशियल बनाएगा इसी C पॉइंट पर, माइनस के क्यू अपॉन एल। दोबारा समझ लेना इसको, तो ये आ गया जीरो। तो C पॉइंट का वोल्टेज क्या आ गया, जीरो। अब D पॉइंट जो है यहाँ पर वोल्टेज क्या बनाएगा, दो ही चार्ज है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। प्लस क्यू क्या बनाएगा डी पॉइंट पर पोटेंशियल, वो बनाएगा के क्यू अपॉन 3l, ठीक है, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस एल एल और एल 3l हो जाएगी। और माइनस क्यू कितना बनाएगा पोटेंशियल, वो बनाएगा माइनस का के क्यू अपॉन, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है एल, ठीक है। तो इसमें 3 से नीचे मल्टीप्लाई, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, ये मैंने किया अलग से, समझ जाना, ये अपने आप किया है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन दोनों को सेपरेट करोगे तो -2 के क्यू अपॉन 3l, ठीक है। तो यहाँ पर डी का वोल्टेज आ गया -2 के क्यू अपॉन 3l, ठीक है, और -0, और इनटू में क्या आ जाएगा क्यू। तो ये हमारा वर्क डन का आंसर आ गया, ठीक है ना। क्या आंसर आ गया, -2/3 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल। कोई चाहे तो के की वैल्यू भी रिप्लेस कर सकता है 1/4πε0, अदरवाइज ये आंसर भी आपका ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर प्रेजेंट बिटवीन द टू प्लेट। तो यहाँ पे आपसे सीधा सीधा ये क्या पूछ रहा है, डेरिवेशन पूछ रहा है, ठीक है। मान लीजिए एक कैपेसिटर की प्लेट है आपकी, फर्स्ट प्लेट और ये सेकंड प्लेट, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मान लीजिए हमने यहाँ पर चार्ज दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर चार्ज है आपका Q और प्लेट का एरिया कितना है A। ऐसे ही यहाँ पर चार्ज कितना है -Q और प्लेट का एरिया क्या है A, ठीक है।
तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा किसको कहते हैं? चार्ज अपॉन एरिया को कहते हैं। ठीक है, अब ये इनफाइनाइट प्लेट है, इनके बीच का गैप बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये बताइए यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं पूछूं कि एक इनफाइनाइट प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो आपको पता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है पॉजिटिव प्लेट से, और माइनस प्लेट की वजह से क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड खुद की तरफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम में दिखाया है दोबारा से, एक पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज है प्लस का, फर्स्ट प्लेट पर, दूसरे पर माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये आ गया टोटल अब, और बीच का गैप कितना होता है? स्मॉल डी होता है, और पोटेंशियल का डिफरेंस भी होता है। तो इन तीनों पैरामीटर में रिलेशन है वी, ई और डी में। वो क्या होता है? अगर हम लिखना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो होता है वोल्टेज अपॉन डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम वी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वी की वैल्यू आ जाएगी ई इंटू डी। अब ई क्या है हमारा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। एक बार वोल्टेज आ गया हमारा, ठीक है ना, वोल्टेज की वैल्यू हमारी निकल के आ गई इस तरीके से, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी। उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, वो फॉर्मूला है सी का, और सी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपॉन वी, कैपेसिटेंस निकालने का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन वी, और वी की जगह क्या रखेंगे? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब सिग्मा हम जानते हैं, सबसे स्टार्टिंग में यहाँ हमने लिखा था सिग्मा क्यू अपॉन ए, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन ए, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी है। ठीक है, और इंटू डी, तो क्यू से क्यू कैंसिल, ये ए एप्सिलॉन नॉट जाएगा ऊपर, तो सी का फॉर्मूला कुल मिला के क्या आ जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये डेरिवेशन हमसे इसमें पूछा गया है। ठीक है, ये आपने थ्योरी में भी कवर किया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? तो देखिए सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि ऑब्टेन एन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क इन द फिगर फॉर अ 300 वोल्ट सप्लाई, डिटरमाइन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, अब यहाँ से हमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझना पड़ेगा। जैसे ये बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव से मान लीजिए कोई चार्ज निकला। ठीक है, उस चार्ज में से एक हिस्सा चला गया इस कैपेसिटर में, और बाकी बचा हुआ हिस्सा चला गया मान लीजिए ऊपर वाले कैपेसिटर में। ठीक है, Q2 इधर चला गया, Q1 इधर। अब जो चार्ज इस 200 में जाएगा वही इस 200 में भी जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों 200 200 क्या माने जाएंगे? सीरीज में। ठीक है, अब सीरीज में आपको पता है जब दो कैपेसिटर एक जैसे होते हैं तो सीरीज में सॉल्व करने पर आंसर क्या निकलता है? ये फॉर्मूला लगता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाता है? 100, आधा हो जाता है सेम में। ठीक है ना, तो अब मैं इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने इस 200 को और 200 को ऐड करके क्या कर दिया है? 100 सीरीज फार्मूले से। ठीक है, अब जो चार्ज इस बैटरी से निकलेगा उसमें एक चार्ज जाएगा बेटा ऊपर और एक चार्ज जाएगा नीचे। अब दोनों में चार्ज डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कैपेसिटर 100 और 100 आपके क्या हो जाएंगे? पैरेलल में। तो इनमें आएगा आपका आधा आधा चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, तो 100 और 100 आपके कितने हो जाएंगे पैरेलल में? तो 200। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट कैसे बनेगा डायग्राम? तो ये रहा इसका डायग्राम। ठीक है, देखो ये वाला 100 और ये वाला 100 आपस में क्या हो जाएंगे? 200। अब जो बैटरी से चार्ज निकलेगा वो सारा चार्ज इस 200 में जाएगा, और वही चार्ज निकल के किस में जाएगा? इस 100 में। तो ये 200 और 100 आपस में क्या हो जाएंगे? सीरीज में। तो देखो सी इक्विवेलेंट अब कैसे निकलेगा इसका? उसके लिए हम फॉर्मूला लगा लेते हैं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 100 और 200 इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनको ऐड भी कर देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये आ जाएगा आपका 200/3। इतना आपका कह सकते हो पिको कूलम का चार्ज निकल के, या सॉरी इतना आपका पिको फैरेड की कैपेसिटेंस निकल के आ रही है। ठीक है, अब बताइए इसमें चार्ज कितना होता है? अब दोनों कैपेसिटर का एक मान लिया मैंने। अब चार्ज क्या होता है? Q बराबर CV। ठीक है ना, तो CV, तो C कितना है दोनों का मिला के? ये दो कैपेसिटर है इनका मिला के C कितना है? 200/3, और वोल्टेज कितना है आपका? 300। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो इससे 100 टाइम कटेगा, और 2 इंटू 10⁴, और यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर कौन सी यूनिट में हमें लिखना चाहिए? वो लिखना चाहिए पिको कूलम। इतना चार्ज निकल रहा है यहाँ से। ठीक है, ये Q की वैल्यू है 2 इंटू 10⁴। अब देखो इसमें 2 इंटू 10⁴ जाएगा, और इसमें भी क्या जाएगा? 2 इंटू 10⁴। तो जो हमारा ओरिजिनल डायग्राम था उसमें इस वाले सर्किट में तो आ जाएगा 2 इंटू 10⁴ पिको कूलम चार्ज। ठीक है ना, अब जो ऊपर वाला सर्किट था एक्चुअल में ये इन दो का डिवाइड था, दो का सम था। ये जो 200 है वो इस 100 का सम है। तो यहाँ से बैटरी से जो चार्ज निकला 2 इंटू 10⁴ वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 100
1 × 10⁴ और इसमें भी कितना आ जाएगा 1 × 10⁴। तो जो एक्चुअल डायग्राम है उसमें यहाँ पर भी 10⁴, 1 × 10⁴, और इसमें भी 1 × 10⁴ आएगा, और ऊपर वाले में भी कितना आएगा 1 × 10⁴। तो ये हो गया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसमें कितना आ जाएगा 2 × 10⁴। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसका पार्ट 2 खत्म हो गया है ना। हमने असाइनमेंट 3 का पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये ऑलमोस्ट खत्म है असाइनमेंट 3। इसके बाद हम नेक्स्ट असाइनमेंट करेंगे असाइनमेंट 4। असाइनमेंट 3 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो असाइनमेंट 4 के ऊपर बेस्ड होगा। ओके, थैंक यू।